नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की जो राजनीति विज्ञान का भाग आ है, राजनीतिक सिद्धांत एक सामान्य परिचय, उसके पाठ 9 शांति, जिस चैप्टर का नाम शांति है, पाठ का नाम शांति है, उसके प्रश्नोत्तरों को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले पाठ 8 तक की सभी वीडियो डाली जा चुकी हैं। यदि आप ना देखे हो तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 9 के प्रश्नोत्तर। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए पढ़ते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि शांतिपूर्ण दुनिया की ओर बदलाव के लिए लोगों के सोचने के तरीके में बदलाव जरूरी? क्या मस्तिष्क शांति को बढ़ावा दे सकता है? और क्या मानव मस्तिष्क पर केंद्रित रहना शांति स्थापना के लिए पर्याप्त है? तो उत्तर होगा, यह तथ्य बिल्कुल सही है कि एक शांतिपूर्ण दुनिया की तरह परिवर्तन के लिए लोगों के सोचने के तरीके में बदलाव जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनिसेफ के संविधान ने टिप्पणी की है कि क्योंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। बहुत हद तक यूनिसेफ के संविधान की यह टिप्पणी उचित लगती है। जब तक हम अपने दिमाग में शांति की बातें लाते रहेंगे तथा उसके अनुसार अपनी गतिविधियों को बनाए रखेंगे, हमारे आसपास केवल शांति का ही माहौल होगा। हिंसा सबसे पहले हमारे दिमाग में पनपती है तथा जैसे ही वह तेज रूप धारण कर लेती है, हम आपे से बाहर हो जाते हैं और हिंसा कर बैठते हैं। अतः जरूरत इस बात की है कि हम अपने पहले दिल दिमाग से सात्विक बने, आध्यात्मिक की तथा हमारा बढ़ता झुकाव इस दिशा में कारगर सिद्ध होगा। जियो और जीने दो के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन मानव मस्तिष्क पर केंद्रित रहना शांति की स्थापना के लिए पर्याप्त नहीं है। दरअसल हमें न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की रचना के लिए हिंसा के सभी रूपों को त्यागना होगा। हमें शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने होंगे। हमें युद्ध जैसी स्थिति से बचते रहना चाहिए। परमाणुविक प्रतिद्वंदित को खत्म करना शांति स्थापना की दिशा में सकारात्मक कदम होना। शांति की एक स्थिति के ज्ञात है कि शांति एक बार में हमेशा के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसे बनाए रखने के लिए सतत प्रयास होते रहने चाहिए। ये उत्तर हो गया। दूसरा जो प्रश्न है, राज्य को अपने नागरिकों के जीवन और अधिकारों की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। हालांकि कई बार राज्य के कार्य इसके कुछ नागरिकों के खिलाफ हिंसा के स्रोत होते हैं। कुछ उदाहरणों की मदद से इस पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर होगा, प्रत्येक राज्य अपने को पूर्णतः स्वतंत्र और सर्वोच्च इकाई के रूप में देखता है। इस नाते प्रत्येक राज्य का यह दायित्व बनता है कि वह राज्य को अपने नागरिकों के जीवन और अधिकारों की रक्षा स्वयं करना चाहिए। परंतु बहुत बार ऐसा देखा जाता है जब राज्य अपने दायित्व पूरा करने में असफल हो जाता है। आजकल हर राज्य ने बल प्रयोग के अपने उपकरणों को मजबूत किया है। हालांकि राज्य से अपेक्षा यह होती है कि वह सेना या पुलिस का प्रयोग अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए करे, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग वह अपने ही नागरिकों के विरोध के स्वर को दबाने के लिए करने लगता है। इसे हम कुछ उदाहरणों से ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। कई बार अपने हितों की रक्षा के लिए दंगा भड़काने का काम कर बैठता है। अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर में भड़के सांप्रदायिक दंगे में सैकड़ों लोग मारे गए। ये उदाहरण आप लेटेस्ट भी दे सकते हैं, जिनका इस्तेमाल कर वह दंगे को दबा देता। सैकड़ों लोग अपने घर छोड़कर भाग गए। न जाने कितने लोग राहत शिविरों में कई रात गुजारे। राज्य के पास सारे उपक्रम थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और निर्दोष लोग को मरने दिया। तीसरा जो प्रश्न है, शांति को सर्वोत्तम रूप में तभी पाया जा सकता है जब स्वतंत्रता, समानता और न्याय कायम हो। क्या आप सहमत हैं?
हम इस तथ्य से सहमत हैं कि शांति को सर्वोत्तम रूप में तभी पाया जा सकता है जब स्वतंत्रता और समानता और न्याय कायम हो। राजनीति के क्षेत्र में यह समानता सामाजिक और आर्थिक भी है, अर्थात सबों को समान रूप से वोट डालने का अधिकार भी तो हो ही, साथ ही उसके साथ ही वे सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी समान हो। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें अवसरों की समानता मिले तथा कोई किसी का शोषण न करे। अगर सभी को अपने हुनर के मुताबिक काम मिलेगा तो सभी व्यस्त जीवन बिताएंगे तथा हिंसा के बारे में सोचने को उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा। यह कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का, इसलिए व्यक्ति को हमेशा व्यस्त रहना चाहिए। न्याय का सरोकार समाज में हमारे संपूर्ण जीवन को व्यवस्थित करने के नियमों और तरीकों से होता है। जिस समाज में न्यायिक व्यवस्था सशक्त होती है उस समाज में शांति बनी रहती है। लोग संतुष्ट रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अगर किसी ने उनके साथ अन्याय किया तो उन्हें उसे फौरन सजा मिलेगी। ऐसे में गलत प्रवृत्ति के लोगों की संख्या नगण्य होती है और जब ऐसे लोग नगण्य संख्या में होते हैं तो हिंसा पनपने की कोई वजह नहीं होती। अतः यह जरूरी है कि एक ऐसे समाज की रचना की जा कि जहाँ स्वतंत्रता, समानता और न्याय का सुंदर समन्वय हो, जहाँ कोई किसी का बुरा ना सोचे, कोई किसी के साथ गलत ना करे, बल्कि समरस सह अस्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए सभी आगे बढ़ें। चौथा प्रश्न, हिंसा के माध्यम से दूरगामी न्यायोचित उद्देश्यों को नहीं पाया जा सकता। आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? उक्त कथन बिल्कुल सत्य है। हिंसा को किसी भी स्थिति में जायज नहीं ठहराया जा सकता है, न ही उसके माध्यम से दूरगामी न्यायोचित उद्देश्यों को पाया जा सकता है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि मैं हिंसा का विरोध करता हूँ क्योंकि जब यह कोई अच्छा कार्य करती प्रतीत होती है तब अच्छाई अस्थायी होती है, जबकि इससे जो बुराई होती है वह स्थायी होती है। हिंसा का शिकार व्यक्ति जिन मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक नुकसानों से गुजरता है वे उसके भीतर शिकायतों को पैदा करती है। ये शिकायतें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ऐसे समूह कभी कभी किसी घटना या टिप्पणी से भी उत्तेजित होकर संघर्षों के नए दौर का आरंभ कर सकते हैं। न्यायपूर्ण तथा टिकाऊ शांति अप्रकट शिकायतों तथा संघर्ष के कारणों को साफ साफ व्यक्त करते और बातचीत द्वारा हल करने के जरिए ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच समस्याओं का हल करने के वर्तमान प्रयासों में हर तबके के बीच अधिक संघर्ष की प्रोत्साहित करना ही भी शामिल है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंसा एक बुराई है तथा शांति बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। शांति की प्राप्ति के तरीकों में विफलता के बाद ही हिंसा का उपयोग होना चाहिए और ऐसे में भी प्रयत्न यही होना चाहिए कि इतनी सीमित हिंसा का प्रयोग हो जो विवादों के निपटारे में सहायक सिद्ध हो। कुल मिलाकर जहाँ तक हो सके हिंसा से परहेज करना चाहिए क्योंकि यह मानव हित में है। पांचवा प्रश्न है, विश्व में शांति स्थापना के जिन दृष्टिकोणों की अध्याय में चर्चा की गई है उनके बीच क्या अंतर है? विश्व में शांति स्थापना के लिए 3 दृष्टिकोणों को अपनाया गया है जो निम्नलिखित है। प्रथम दृष्टिकोण राष्ट्रों को केंद्रित स्थान देता है। यह उनकी संप्रभुता का आदर करता है, तभी उनके मध्य प्रतिद्वंदिता को जीवंत सत्य मानता है। इसकी मुख्य चिंता प्रतिद्वंदिता के उपयुक्त प्रबंधन तथा संघर्ष की आशंका का समान सत्ता संतुलन की पारस्परिक व्यवस्था के द्वारा करने की होती है। इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए 19वीं सदी में प्रमुख यूरोपीय देशों ने संभावित आक्रमण को रोकने और बड़े पैमाने पर युद्ध से बचने के लिए अपने सत्ता संघर्षों में गठबंधन बनाते हुए तालमेल किया। दूसरा, शांति स्थापना का द्वितीय दृष्टिकोण राष्ट्रों की गहराई तथा जमी आपसी प्रतिद्वंदिता की प्रकृति को स्वीकार करना है, परंतु इसका जोर सकारात्मक उपस्थिति तथा परस्पर निर्भरता की संभावनाओं पर है। यह अनेक देशों के मध्य विकासमान सामाजिक आर्थिक सहयोग को रेखांकित करता है। इसके पीछे उद्देश्य यह होता है कि आपसी सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय समझदारी में बढ़ोतरी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक संघर्ष कम होंगे तथा शांति की संभावनाएं बढ़ेगी। उदाहरणार्थ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
यूरोप का आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ना शांति के दूसरे दृष्टिकोण का परिचायक है। शांति का तीसरा दृष्टिकोण पहले दोनों दृष्टिकोण से अलग है। यह दृष्टिकोण राष्ट्र आधारित व्यवस्था को मानव इतिहास की समाप्त प्राय अवस्था मानता है। यह अधिराष्ट्रीय व्यवस्था का मनोचित्र बनाता है तथा वैश्विक समुदाय के अभ्युदय को शांति की विश्वसनीय गारंटी मानती है। अनेक राष्ट्रों के मध्य गतिविधियां बढ़ने लगती है, जिसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना हो रही है तथा इस तरह वैश्वीकरण की जारी प्रक्रिया में राष्ट्रों की प्रधानता और तथा संप्रभुता घटने लगती है, जो विश्व शांति की तरफ एक सकारात्मक कदम है। तो दोस्तों, ये रहा पार्ट 9 के प्रश्नोत्तर, जिसका नाम है शांति, राजनीति विज्ञान कक्षा 11 के। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।